बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सरकार ने अलगाववादियों पर सख्त कदम उठाया है। सरकार ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही अलगाववादी नेताओं से तमाम सरकारी सुविधाएं भी वापस ली जाएंगी। इन अलगाववादी नेताओं में मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी और शबीर शाह शामिल हैं। इन सभी अलगाववादी नेताओं को सभी सरकारी सुविधाएं इनसे वापस ली जाएंगी। शाम तक इन सभी अलगाववादियों की सरकारी गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी। सुरक्षा पर तकरीबन 11 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर एक बार इशारों में बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने बिहार में कहा कि लोगों में जितना आक्रोश है उतनी ही आग उनमें भी भरी हुई है। आज उन्होंने बिहार को मेट्रो, मेडिकल कॉलेज समेत 33,000 करोड़ की सौगात दी। और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी। और पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सैनिकों की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। कायरतापूर्ण हमला जो पाकिस्तान ने किया है, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया है, सीआरपीएफ के जवानों का जिसमें मृत्यु हुआ है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। क्योंकि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस बार केंद्र में आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। देहरादून शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर आज लाया गया। सेना ने उन्हें आखिरी सलामी के तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेजर चित्रेश बिष्ट कश्मीर के राजौरी में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे। शहीद का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेजर बिष्ट की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। देहरादून के रहने वाले मेजर चित्रेश बिष्ट आईईडी डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए। पुलवामा और भारत ने साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा संदेश जारी किया है। सुषमा स्वराज अपने 3 देशों के दौरे पर बुल्गारिया जाते वक्त शनिवार को थोड़ी देर के लिए ईरान में रुकी थी, जहां उन्होंने ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से मुलाकात की। अरागची ने ट्वीट किया, पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं के यहाँ पर जो शिकार रहे हैं। हम और भारत एक दूसरे के साथ आतंकवाद को खत्म के साथ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहा है। एफएटीएफ टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था है। किस तरह से आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, बताइए क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ा कदम जो अभी उठाया गया है, पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था उसे वापस ले लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से जो सामान भारत में आयात हो रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी गई है, जिससे उसकी इंडस्ट्रीज जो है वो कोलैप्स होंगी। क्योंकि पाकिस्तान पहले से काफी ज्यादा जो है आर्थिक व्यवस्था उसकी चरमराई हुई है, दिवालियेपन के कगार पे है। ऐसे में भारत सरकार का ये कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा चोट पहुंचा रहा है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो 35 देशों की एक संस्था है जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए को रोकने के लिए, इन गतिविधियों को रोकने के लिए जानी जाती है, उसकी आज बैठक शेरिस में। और भारत की एक कोशिश है पाकिस्तान को जो एफएटीएफ की है उसमें ब्लैकलिस्ट की श्रेणी में डाला जाए, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में डाला गया था टेरर फाइनेंसिंग की वजह से। और अब भारत की कोशिश है इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर इसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो पाकिस्तान को जितनी भी तरह की फंडिंग मिल रही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के जरिए हासिल हो रही है, चाहे आईएमएफ के जरिए, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए, उन तमाम चीजों पर प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और इसी दबाव के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि पाकिस्तान जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां पे उनके आका बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो सरकार आर्थिक नाकेबंदी कर रही है, जो कदम उठा रही है, क्या उससे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी सर, हम पाकिस्तान के खिलाफ जो है
कदम उठाया जाए उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अलग से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश जो इस टाइम बहुत बौखला गई है, हमारे देश की जनता में आक्रोश है। हम ये चाहते हैं कि हम बदले की आग बदले से निकाले, ईंट का पत्थर हम जवाब से दें। किस तरह का एक्शन चाहते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ? साथियों, गलती हमारी है, हम कारगिल को भूल गए, उड़ी को भूल गए, पठानकोट को भूल गए, 26/11 को भूल गए। अब इन जवानों के लिए, शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेज पे बात ना होकर बात मैदान में हो और आर पार की हो। आर्थिक नाकेबंदी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल काम नहीं चलेगा, और जो काम चलेगा वो अटैक करने से चलेगा। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश की जनता ने मोदी जी को जो वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारा सीना 56 इंची का है और हमारे होते हुए देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन जब से मोदी जी बैठे, आप बता दो कितनी बार पाकिस्तान अटैक कर चुका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्यों डरे हुए हैं मोदी जी? आप 56 इंच का सीना नहीं, कलेजा देखना चाहता है। हाँ जी बिल्कुल। और जिस तरह आपने देखा है कि इजराइल जो चीन से मूर्ति मंगाई जा रही है, अगर उसकी जगह इजराइल पे वो बनाई जाती दीवार, तो शायद ये इतना अटैक नहीं होता और सेना मजबूती होती हमारी। और दूसरी बात, राफेल लाया जा रहा है, इजराइल से होलजाइमल तोप मंगाई जा रही है, फिर भी देश में हमला हो रहा है, यूएनओ में जाया जा रहा है, प्रधानमंत्री बिरयानी खा रहे हैं पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साथ, फिर भी यहाँ अटैक हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? किस तरह का एक्शन चाहते हैं आप सरकार से? सर, एक्शन जो ले रही है गवर्नमेंट वो काफी अच्छा है। एक तरीके से नहीं, सब तरीके से इनको मारना और इनको याद दिलाना कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। आप बताइए। मैं तो बस यही चाहता हूं कि इस बार एक्शन हो और जम के एक्शन हो, ताकि दोबारा पाकिस्तान ऐसी हरकत करने की सोचे भी ना। पाकिस्तान पर जो आयात बढ़ाया गया है 200% तक, जो उनकी सामान भारत में आ रहे हैं, उससे कुछ चीजें भारत पर भी असर पड़ेगा, कुछ चीजें महंगी होंगी। हालांकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से टूटेगी। किस तरीके से देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, पाकिस्तान तो बर्बाद देश है, लेकिन सवाल ये उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? हमारा इतना मजबूत देश है और हमारे देश के अंदर वो इस तरीके से हमारे जवान सैनिकों की निरसस हत्या कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस पे इंतजार ना करें, बिल्कुल ठंडे ना पड़े, उन्हें इस पे अटैक करना चाहिए पाकिस्तान पे। जहां भी उनके आतंकवादियों के अड्डे हैं, उनको हमारी जो सेना है, वायुसेना है, उसके माध्यम से उड़ा देना चाहिए। ये भी नहीं कि आप पैदल जाएं, आप वायुसेना का इस्तेमाल करें और उन पे बम गिराएं। प्रतीक इनसे ये भी सवाल पूछिए। हाँ प्रतीक, इनसे ये भी सवाल पूछिए। आपने MFN के बारे में सवाल पूछा, आपने यहाँ पर ट्रेड फ्रंट पे सवाल पूछा, जो 200% यहाँ पर कस्टम्स लगा दी गई। इनसे जरा पूछिए कि आज ही जो खबर आई है, अलगाववादी नेताओं से सारी सरकारी सेवाएं, सुरक्षा जो वापस ले ली गई है, सरकारी गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी, क्या उनको लगता है ये एक इफेक्टिव कदम है? जरा रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत मुफीद सवाल है। इनफैक्ट मैं जब लोगों से पहले बातचीत कर रहा था इस लाइव से, तो लोगों का यही कहना था। आप बताइए कि जिस तरीके से सुरक्षा वापस ली गई है, जो अलगाववादी नेता हैं वो लगातार भड़काऊ बयान देते रहते हैं और हमारी देश की सरकार अभी तक उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रही थी, तमाम सुविधाएं दे रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? वो वापस ले ली गई। ये सरकार का लेट उठाया हुआ कदम है, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था और सबको देशद्रोह के मामले में हवाला दे देना चाहिए था। आप बताइए। हमारा जो उग्रवादियों का यहाँ एक्टिव मॉड्यूल है, उसको खत्म करो, स्लीपिंग सेल को खत्म करो, पहले अंदर से सफाई करो। आप बताइए मैडम। हमें पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, कुछ वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने बर्बादी जो करी है, मोदी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये मेरी जो अलगाववादी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसे देख आप क्या कहेंगे? सर, ये जो एक्शन लिया गया है, ये एक्शन काफी अच्छा है। ये हम पहले नहीं ले सकते थे, क्योंकि कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है जो पत्थरबाजों के थ्रू उनको प्रोटेक्ट करता था। तो आज जो लिया है, आज मौका। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या कश्मीर के जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्या अलगाववादी नेताओं को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की वजह से जो पत्थरबाज जो है उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है और इससे हमारे इंडियन आर्मी की मोरल डाउन होते जा रही है, उन्हीं के सपोर्ट के कारण। आज एक महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि इसको इस तरीके से एक्सक्यूज नहीं लिया जाना चाहिए कश्मीर के लोगों को हैरास करने का। इसको लेकर आप कितना सहमत हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और मैं सबसे पहले एक बात और कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जो पत्थरबाजों पर जो वो लगाया गया था, उनको प्रति जो FIR दर्ज हुई थी वो रद्द करा दी गई। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर हमारे फौजियों का खून गया है तो हमें भी खून के बदले खून चाहिए। हमारे 40 सैनिक शहीद हुए हैं, हमें 40 सैनिक के बजाय 400 सर चाहिए। सीधी बात है, सीधे 400 सर चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, बताइए। अभी इस बार मोदी जी से एक ही अपील है। अब तक इंडिया में वोट जो था वो अलग अलग तरीकों से खरीदा जाता था, इस बार वोट मिलेगा एक वोट के बदले 10 सर आतंकवादियों के। तो आपने सुना नया लोगों की भावनाएं हैं, जो अलग अलग तरह से वो लोग अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं, पूरे देश में बल्कि जो लोग हैं, उनमें आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। ओके, यानी कि बॉटम लाइन यही है कि लोगों में जो आक्रोश है, अब वो वाकई में एक एक्शन देखना चाहते हैं। सहने का वक्त खत्म हुआ और अब वो चाहते हैं कि सरकार फाइनली यहाँ पर कुछ कदम उठाए और
जो बदले की भावना इनमें है, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि उनकी शहादत और जितने भी जवान यहाँ पहले शहीद हुए उनकी शहादत अब यहाँ पर बेकार ना जाए। शुक्रिया प्रतीक, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और पुलवामा आतंकी हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान का विरोध जारी है। अमृतसर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी की, उनका पोस्टर जलाया। पुलवामा हमले के बाद सिद्धू ने कहा था कि कुछ लोगों की करतूत के लिए पूरे देश को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को गालियां देने से दिक्कतें दूर नहीं होंगी, बल्कि दर्दनाक हादसों पर बातचीत होनी जरूरी है। सिद्धू के इस बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। ऐसे ही होता रहेगा, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहां जहां आप वियतनाम देख लो, आप और हजार जगह देख लो जहां जहां जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है। पुलवामा हमले के 48 घंटे बीतने के बाद राजस्थान के पोखरण में भारतीय वायुसेना ने अपनी एयर एक्सरसाइज कर शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय एयरफोर्स ने अपना दम दिखाते हुए अभ्यास वायु शक्ति 2019 में सुखोई 30, मिग-29, मिराज 2000, जैगुआर, मिग-27 जैसे फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अभ्यास में एक तो 130 से ज्यादा फाइटर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। वायु शक्ति में स्वदेशी हथियारों की ताकत भी दुनिया को दिखाई गई। एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल BS धनोआ ने आश्वस्त किया कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे अच्छी तरह निभाने के लिए एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। On behalf of the brave men and women of the IAF, I wish to assure the nation of IAF's capability and commitment in meeting national security challenges and defending the sovereignty of our country. IAF is ever prepared to deliver appropriate response as assigned by our political leadership and will always remain at the forefront in executing its missions. Our continued focus is to build and maintain an effective air force that is fully capable of securing the nation in peace and war. पुलवामा हमले को लेकर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक तस्वीरों के खिलाफ सीआरपीएफ ने एक एडवाइजरी जारी की है। सीआरपीएफ ने साफ कहा है कि कुछ लोग गलत नियत से शहीदों के नाम पर फेक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सीआरपीएफ ने ऐसी तस्वीरें न शेयर करने की अपील की है। साथ ही ऐसे पोस्ट को webpro@crpf.gov.in पर रिपोर्ट करने की भी अपील की है ताकि उन पर एक्शन लिया जा सके। पुलवामा शहीदों के परिवार के लिए पूरे देश से मदद का सिलसिला शुरू हो गया है। रिलायंस फाउंडेशन ने कहा है कि वो शहीद जवानों के बच्चों की शिक्षा, रोजगार और उनके परिवारों के आजीविका की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। साथ ही जरूरत हो तो उनका हॉस्पिटल में घायल जवानों का यथासंभव इलाज भी करने को तैयार है। इसके अलावा भी अगर सरकार कोई और जिम्मेदारी देना चाहे तो रिलायंस फाउंडेशन वो भी लेने को तैयार है। रिलायंस फाउंडेशन ने कहा है कि इस घड़ी में एक नागरिक और एक कॉर्पोरेट सिटीजन के तौर पर हम पूरी तरह से सुरक्षा बलों और सरकार के साथ खड़े हैं। रिलायंस फाउंडेशन के अलावा मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने शहीद जवानों के परिवारों को 51 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से जुड़े शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मदद का ऐलान किया है। राज्य सरकार से जुड़े शहीदों के परिवार को एक घर और सरकारी नौकरी देने की भी ऐलान किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी शहीदों के लिए 25 लाख रुपए मदद का ऐलान किया है। साथ ही परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड के सभी IAS अधिकारियों ने भी अपनी 1 दिन की सैलरी शहीद जवानों के परिवारों को देने का ऐलान किया। और हमें आपसे शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपका पसंदीदा चैनल CNBC आवाज इसने फिर से साबित कर दिया है कि वो हिंदी बिजनेस चैनल का सरताज है। कल शाम को आयोजित 11वें एनबा अवार्ड्स में इसने खूब सोना बटोरा। CNBC आवाज ने बेस्ट हिंदी बिजनेस चैनल में गोल्ड के साथ अपनी बादशाहत बनाए रखी है। बेस्ट
हिंदी बिजनेस चैनल के साथ ही आपके पसंदीदा डिबेट शो आवाज अड्डा ने भी गोल्ड पर निशाना लगाया और इसे हिंदी में बेस्ट टॉक शो के खिताब से नवाजा गया है। वहीं इसी कैटेगरी में दूसरे नंबर पर भी CNBC आवाज वापस रहा। टक्कर ने भी हिंदी में बेस्ट टॉक शो में सिल्वर पर कब्जा जमाया। एनबा अवार्ड्स में आवाज के साथ साथ नेटवर्क 18 की धूम मची रही। नेटवर्क 18 को एनबा अवार्ड्स में तकरीबन 9 खिताब हासिल हुए। FIIs को खिचड़ी सरकार से डर लगता है, ये कहना है डेमोक्रेसी ऑन द रोड के लेखक रुचिर शर्मा का। लेकिन रुचिर ये भी मानते हैं कि कई मौकों पर FIIs गलत भी साबित हुए हैं। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 2019 में अगर गठबंधन की सरकार आई तो FIIs के सेंटिमेंट बिगड़ सकते हैं। किस सिनेरियो पे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा, किसके जीतने पर? नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो असेसमेंट रहता है सरकार पे, मुझे लगता है हमेशा गलत रहता है। क्योंकि वो अगर आप 2004 में देखें, उस टाइम सरकार बदली और उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेफ्ट की सपोर्ट से सरकार आ रही है तो क्या होगा देश में। तो कुछ दिनों तक पूरे स्टॉक मार्केट पे बवाल मचा हुआ था। पर फिर भी उसके बाद अगले 5 सालों में इतना बड़ा बुल मार्केट आया इस कंट्री में ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। 2009 में उल्टा हुआ। मेरा यह मानना है कि कोई सरकार आए या ना आए, कौन सी सरकार आए, इससे इकोनॉमी पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो हमेशा थोड़ा इमोशनल या गलत रहता है। तो अभी भी वो हो सकता है कि अगले कुछ महीने में, और अगर बाय एनी चांस कोई बहुत ही गठबंधन की सरकार आ गई तो लगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि ये क्या हो रहा है इस देश में, और थोड़ी नर्वसनेस उसकी वजह से हुए। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आज से आम जनता के लिए शुरू हो गई है। आज सुबह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अगले 2 हफ्ते के लिए पहले से ही ट्रेन की फुल बुकिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि पीएम के उद्घाटन के 1 दिन बाद ही ट्रायल के समय वाराणसी से दिल्ली वापस जाते वक्त टुंडला के आसपास इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी और इसे 1 घंटे से ज्यादा के लिए रोकना पड़ गया था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।